हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं और आपको दूसरा वाला क्वेश्चन और तीसरा वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग भेजिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में। और ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा वाला, और ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ध्यान से, आपसे पॉसिबल मॉलिक्यूलर मासेस पूछ रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं पॉसिबल मॉलिक्यूलर मासेस या वेट, जो भी आप बोलिए, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके कॉन्सेप्ट को इसी क्वेश्चन से समझो। अ कंपाउंड कंटेन 2% कैल्शियम। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ भी होगा ये कंपाउंड, मान लिया मैं ये बॉक्सी कंपाउंड है। इसके अंदर आप देखो ध्यान से, तो 2% क्या दे रखा है, कैल्शियम। इसके अंदर आप देखेंगे 2.4% क्या दे रखा है, मैग्नीशियम। इसके अंदर आप देखिए 12.8% क्या दे रखा है, सल्फर। ये आपको दे रखा है और आपको क्या करना है कि पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो आप देखो जरा ध्यान से खूब अच्छे से, इसका कितना पॉसिबल मोलर मास है, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास में बताना है। अब खूब अच्छे से दिमाग अगर आप लगाइए तो एक चीज अगर मैं बोलूं, देखो आप समझ आ जाएगा। आप देखो इसके पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बताने हैं, तो ये जो कैल्शियम है इसको मान लो उस एटम में कम से कम एक तो होना ही पड़ेगा, एक तो मिनिमम कम से कम इतना ही कर सकते हैं। मान लो कैल्शियम की कितना है, एक एटम मान के परसेंटेज निकाल लो, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इसका पता चल जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का 2.4 मान के इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पता कर लूं। ऐसे में सल्फर का 12.8% मान के इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पता कर लूं। और जो भी वो डेटा आएगा, ठीक है ना, उस डेटा का एलसीएम ले लो, तो जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का होगा वो कम से कम उतना तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो पहले यही काम हम लोग करते हैं। जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास ये डस्टर है और इस डस्टर का मतलब कितने जो है मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल हो सकते हैं। मैं बोलूं इस कॉर्नर की परसेंटेज इतनी है, इस जो है मिडिल वाले पोर्शन में इसका परसेंटेज कुछ और है, इसकी परसेंटेज कुछ और है। तो कम से कम एक एटम तो यहाँ होते ही होंगे ना, तब हम इसको मिला के आराम से इसका जो है पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कैल्शियम के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट और सल्फर के लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेंगे, तो उससे कम तो होगा ही नहीं। और एक बात और, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखना, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए देखो ध्यान से, कैल्शियम परसेंटेज कितना देखा है, 2%। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो कैल्शियम का कम से कम एक, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, और इसके मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग m मान लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, एटॉमिक वेट कितना 40, आप जानते ही हैं। ये कितना हो गया देखो 100। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ये कितना हो जाएगा देखो 20, और अगर सॉल्व कर लीजिए ये कितना हो गया देखो 2000। यानी कैल्शियम का अगर परसेंटेज, ठीक है ना, आप जो है दे रखा है, इससे को अगर मान लो सिर्फ यही होता कंपाउंड में तो 2000 से कम ना होता, दिमाग में आना चाहिए ये। फिर अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग निकालते हैं जरा, मैग्नीशियम के लिए कितना इसमें वेट हो सकता है मिनिमम। तो मैग्नीशियम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट 2.4। अब देखना ध्यान से, इसके लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर निकाले तो 2.4%, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24, ठीक है। 30 तक सारे लोग हो गई, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 24, इसका मॉलिक्यूलर मास में m मान लो, और इनटू क्या हो गया देखो 100। अब यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, करके देखो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1000। इससे कम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, अगर मैग्नीशियम का एक भी एटम है तो होने वाला नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, नेक्स्ट अपना है सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए देखो, सल्फर की परसेंटेज है 12.8, इक्वल टू देखो सल्फर का एक एटम, तो एक एटम सल्फर का वेट कितना 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16 और एटॉमिक वेट कितना 32। और इसके लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर लिया जाए, इनटू क्या हो गया 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 250, करके देखना इतना ही आएगा। तो ये देखो, ये जो वेट आ रहे हैं, ये वेट आ रहे हैं ग्राम पर मोल, कितने आ रहे हैं ग्राम पर मोल।
ये भी वेट किसमें है तुम्हारा ग्राम पर मोल, और ये भी वेट किसमें है तुम्हारा ग्राम पर मोल, मोर देन वन ऑप्शन है। तो अब देखो ध्यान से, इसका जो पॉसिबल वेट होगा, एक वेट तो यहां से ले जाएगा, ठीक ना, तो मतलब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं किसका 2000 का, है ना, 1000 का, और किसका 250 का। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो एक डेटा तो देखो कितना हो गया तुम्हारा 2000, मतलब इससे कम मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इससे कम वेट आपका कंपाउंड का नहीं हो सकता है। तो एक आंसर देखो यहां से आ गया, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, पॉसिबल पूछ रखा है, तो हो सकता है ये जो एटम है वो एक एटम ना हो, दो एटम हो, तीन एटम हो, इस टाइप से सोच लो। तो जब भी मोर देन वन में रहे तो एक डेटा इसका एलसीएम मार देना है, इसका जो एलसीएम आएगा उसने से कम नहीं होगा, और एक डेटा जो इससे ज्यादा वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, बस उसी को सॉल्व जो है आपको आंसर फिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बताने का तरीका, जो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से और दे सकते हो, 2000 से भी 4000 डिवाइड हो जाएगा, 250 से भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका देखेंगे 1000 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी आप देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि वो डेटा मारना इंडिविजुअल हो, अदरवाइज ऐसे कुछ मत मार देना, ठीक है ना। अब 2005 नहीं मार देना है, ठीक है ना, तो क्योंकि ये 2005 सबसे डिवाइड तो होगा नहीं, कुछ ऐसे समझ लो आएगा, 2003 नहीं मार देना है। मान लो इसका ऑप्शन में देता 2003, ठीक है ना, मान लो मैं ऐसे देता एक तो 2000 है और एक ऑप्शन देता तो मैं 2003 है, नहीं मारना है क्योंकि देखो ये किसी से घटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान में ये सब चीजें रखे रहना, वो फैक्टर जो मतलब इजिली डिविजिबल हो जाए वो वाला ऑप्शन। तो एक आंसर इसके एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो होगा, और एक ऐसे जिससे कोई नंबर सबसे जो है डिवाइड हो जाए, लेकिन उस मिनिमम वाले से जो आपने एलसीएम से निकाला था उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वही परसेंटेज कंपोजिशन का एग्जांपल है, ये भी परसेंटेज कंपोजिशन, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छे से आप सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये है आपका पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो नहीं, एवरेज एटॉमिक वेट हो गया था, ठीक है ना, और परसेंटेज कंपोजिशन हो गया था, ग्राम एटॉमिक वेट हो गया है। अब इसके अगले पार्ट में, ठीक ना, आपको अगर रीडिंग याद हो तो मैंने लिखा था आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, और एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का आज हम लोग इंट्रो करते हैं, ठीक है ना, और अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल को किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से जरा ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। एकदम आसान सा है, ध्यान से देखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसको देखेंगे हम लोग, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ये देखा जाए। तो आज अच्छे समझ लीजिए इसको, फिर देखना आसान सा न्यूमेरिकल इससे भी बनता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कोई एक कंपाउंड लेता है उसी समझ में आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैं तुमसे बोलूं कि जरा मुझे ठीक ना ग्लूकोज का फार्मूला बताइए। किसका फार्मूला बताइए? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होगा, C6H12O6, सबको पता है ना। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये जो हम बोलते हैं ना ग्लूकोज का फार्मूला, ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखना ध्यान से, इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको ध्यान से देखो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इंपिरिकल के लिए देखो क्या करना है। इंपिरिकल फार्मूले में क्या करना है, जैसे देखो कार्बन के नंबर कितने हैं? कार्बन का नंबर है 6। आप क्या करिए, इसके एलसीएम लिख लीजिए खूब अच्छे से। तो इसका एलसीएम देखो क्या होगा, मतलब इसके टेबल में है आप जानते हैं, या कॉमन फैक्टर, एलसीएम नहीं बल्कि क्या लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, सॉरी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसके कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो देखो 6 का कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर दो तो फिक्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद का नंबर, बाकी किसकी टेबल में है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आएगा। फिर देखो ध्यान से, कार्बन जो है हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 12। तो दो कॉमन फैक्टर फिक्स हो गए, 1 और 12, और किसकी टेबल में आएगा? 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन के 12 में और इसके कॉमन फैक्टर। फिर अब देखो ध्यान से देखते रहिएगा। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के भी नंबर कितने हैं? 6, और इसका भी कॉमन फैक्टर वही होगा 1, 6 और 2, 3। अब क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज लीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर ध्यान से देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और यहाँ पे 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। अब क्या करिए, जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है
जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O6, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं। तो देखो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ये जो CH2O है ना, जो ये नंबर आया, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं, ये है तुम्हारा इंपेरिकल फार्मूला। तो अब देखो दोनों की डेफिनेशन में यहीं से बोलता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा, आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा देखो ध्यान से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक ना, ग्लूकोज में कार्बन के जो एग्जैक्ट नंबर हैं वो कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। और जो इंपेरिकल फार्मूला होता है ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में यही डिफरेंस है। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखो डेफिनेशन, इट्स रिप्रेजेंट, बोलो, इट्स रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना, और इंपेरिकल फार्मूला देखो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ, अच्छे से याद रख रहना, इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ number of atoms present in molecule, present in molecule। दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए ये डेफिनेशन। बाकी इसके न्यूमेरिकल और टाइप के बनते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इंपेरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट the ratio of number of atoms present in the molecule। तो यहां तक के वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जो होमवर्क दिया हूं मैं, आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मोड कॉन्सेप्ट 1 में आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, तो बहुत सारे लोग शायद सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपका आंसर 16.5 × 10⁴ आया है, 10⁴ आया है, तो सही आंसर है। और दूसरे का आंसर ये है, जिनका आ गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो जरा ध्यान से इसका सोल्यूशन को देखिए। ठीक है ना, तो जैसे देखिए सोल्यूशन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार जरूर लिख करिए, एक बार 2 बार, जब तक लॉजिक न क्लियर हो तब तक आप क्वेश्चन पे जो है सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। हाउ मेनी ईयर इट विल टेक टू स्पेंड, है ना, कितना साल लगेगा एक मोड रुपया खर्च करने पे। जबकि देखो ये कितना है ना, मानी के दादाजी है, ये क्या करते हैं भाई, एक दिन में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर दिया जाए और हमें क्या करना है, ईयर में बताना है कि कितना खर्च करेगा। तो देखो ध्यान से, आपको जो दे रखा है कि आपके पास जो ये आदमी है ना, ये आदमी क्या करता है, देखो ध्यान से, 10 लाख स्पेंड करता है। ठीक है ना, 10 लाख ये आपका स्पेंड करता है, और कितने दिन में स्पेंड करता है ये तुम्हें दे रखा है। ये देखो 10 लाख स्पेंड कर रहा है कितने दिन में? एक दिन में। ध्यान से देखना, यही तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 10 लाख मतलब क्या हो गया बोलो, ये हो गया यूनिट, कितने हो गए बोलो, कितने जीरो लगा लू यहाँ पे मैं, नहीं समझ आ गया होगा, ये कितना हो गया 10 लाख, काउंट कर लो, सही है ना। चलिए फिर देखिए ध्यान से, ये कितने में स्पेंड कर रहा है, 1 डे में। ध्यान से देखते रहना, यानी अगर ध्यान से देखो तो कितना हो गया, 10 पावर कितना जीरो लगा दूं मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 10 पावर 6 रुपीज एक दिन में स्पेंड कर रहा है ये। हेंस अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली में 1 रुपया कितने दिन में स्पेंड करेगा। तो ये 1 रुपया स्पेंड करने के लिए इसको कितना टाइम लग जाएगा बोलो, 10 पावर 6, 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 डे लग जाएगा। अब देखो इसके पास जो रुपया है, वो रुपया कितना है, 1 मोल रुपया है ना। तो 1 मोल रुपये की अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल आपको अच्छे से पता है कितने हो गए, 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो बस इसी के सॉल्व कर देते हैं। हेंस क्या हो गया देखो, 6.02 10 पावर 23 रुपया स्पेंड करने में इसको कितना दिन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 6.02 इंटू 10 पावर 23 और इंटू क्या हो गया देखो 1
डिवाइडेड बाई 10⁶ डे। यहां से देखते रहना, ये दिन में आंसर है, इसको इतना दिन लगेगा, ठीक है ना, रुपए को खर्च करने में। अब आंसर जो पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है, देखो ईयर में, ये अपने दिन आ गए और आंसर पूछ रहा है कितने में, ईयर में। तो खूब अच्छे से देखो, इसके बाद थोड़ा सा और आपको अच्छे से पता है, सिंस 365 डेज होते हैं, ठीक ना, में कितना ईयर होता है, 1 ईयर होता है। तो हेंस अगर मैं 1 डे की बात करूं तो एक दिन में कितना साल होगा, तो आप ये भी बता देंगे 1 डिवाइडेड बाई 365 ईयर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा ना। हेंस देखो ध्यान से, कितना डे है, इसमें कितना साल होगा, निकाल लेते हैं। हेंस क्या हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10⁻6। इतने डे में कितने ईयर होंगे, यहां से देख लीजिए, क्या करेंगे, इसको 365 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया 6.02 10⁻23 और पूरे का डिवीजन देखेंगे आप, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा 365 इंटू क्या हो गया, देखो 10⁻6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन को देखो, वो कुछ भी बोल सकता है, जैसे इसने बोला कि भाई एक दिन में 10 लाख खर्च करता है, वो बोल सकता है कि एक सेकंड में 10 लाख खर्च करता है, तो और साल में आंसर बताइए, तो सेकंड को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेते, बात समझ रहे हो ना, मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट है ना, 60 मिनट का 1 आवर, 24 आवर का 1 दिन होता और 365 डेज का 1 ईयर हो जाता। तो जो भी कैलकुलेशन पूछेगा मैथमेटिकल आप कैलकुलेट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सबको क्लियर। चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखो, सेकेंड प्रॉब्लम में तुमसे बोल रखा है कि आपको मास बताना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें दे रखा है। तो तुम्हें अच्छे से पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इसके बराबर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया तुम्हारा। तो यहां देखो ध्यान से, सिंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, एंड आपको दे रखा है एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रखा है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक ना। हेंस क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.31 10⁻31, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, वही समझो ऐसे कि एक, जैसे देखो एक आम का दाम इतना रुपया, और मैं तुमसे बोलूं इतने मैंगो का दाम बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हो ना दोनों, बस मैथमेटिकल सिंपल सी लगाइए, आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, देखो 6.02 और 10⁻23 इंटू देखो क्या हो गया तुम्हारा, ठीक ना, 9.31 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻31। तो ये आपका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर देखिएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो इतना किलोग्राम इसका आंसर हो गया। तो आई होप प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो होमवर्क बुक में दे रहा हूं मैं ना लास्ट में लेक्चर में, वो होमवर्क कोशिश करिए, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप जरूर उसको सॉल्व करिए, और प्लीज जो भी आप पढ़ रहे हैं शुरुआत से ही, ठीक है ना, पेन और कॉपी नोटबुक लेके बैठ पढ़ेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में लिख देंगे, वो सब स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल भरेगा, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया था। तो अब देखो हम लोग अगर एक बार रिकॉल करें कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको मोल क्या होता है ये बताया, मोल कैलकुलेट करने के फार्मूले बताए, मोल के ढेर सारे न्यूमेरिकल किए, ये सब चीजें हम लोग कर चुके थे, और फिर करते करते हम लोग एटम पे, और फिर एटम के केस में एटॉमिक वेट हम लोग कर चुके थे। तो एटॉमिक वेट के केस में देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो रिलेटिव एटॉमिक वेट पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। तो हम लोग सेकेंड जो अपना वेट पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो सेकेंड हेडिंग हम लोग बनाते हैं, अगर आपको एवरेज एटॉमिक वेट बताना है, मतलब जो एटम होते हैं ना उसके वेट में एक एटॉमिक जो है आपका रिलेटिव एटॉमिक वेट, और एक क्या होता है एवरेज एटॉमिक वेट। अब एवरेज एटॉमिक वेट, या आपको पहले बोल चुका हूं मैं ना, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास दोनों सेम ही होते हैं। तो या एवरेज एटॉमिक मास, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखना।
तो जैसे मान लो आपके पास कोई एटम है ए, ऐसे अपने मन से मान लिया। अब ये एटम के दो आइसोटॉप, तीन आइसोटॉप कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई एटम अपने आइसोटॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, आइसोटॉप्स भी आप अच्छे जानते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक वेट अलग अलग होने चाहिए। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास होना चाहिए, ठीक ना, देखो जो भी एटम है, ठीक ना, वो डिफरेंट होने चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट, ऐसे लिख दे रहा हूँ। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए उनका, एंड ठीक है ना, क्या डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक वेट, ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक वेट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो एक आइसोटॉप का एग्जांपल भी दे दूं मैं, आपको पता है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं बोलो, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से बोलो, एक क्या होता है प्रोटियम, एक क्या होता है ड्यूटेरियम और एक क्या होता है ट्रिटियम, ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लो जो आपका एटम है एक, इसको दो आइसोटॉप्स हैं, एक मान लो तुम्हारा ए, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक वेट है W1, ठीक है ना, और एक आपका एटम है ए और उसका एटॉमिक नंबर है जेड और उसका लेकिन वेट जो है ये आपका W2 है, ठीक ना। अब क्या करेगा, क्वेश्चन में तुम्हें एक्सपेरिमेंटली दे दिया करेगा कि जो आइसोटॉप्स मान लो ये वाला है, ऐसे बोलेगा कि ये नेचर में X% लाई करता है, कितना लाई करता है, X%, ठीक है ना। और जो एटम 2 वाला, इसका जो दूसरा वाला आइसोटॉप है ये भी दिया रहेगा तुम्हें, ये मान लो आपको दिया रहे एक्सपेरिमेंटली कि Y% आपका, ठीक ना, ZaW2 लाई करता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है एवरेज एटॉमिक वेट। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एवरेज का सिंबल होता है, ठीक ना। तो एवरेज एटॉमिक वेट अगर मुझे बताना है, ए का एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कैपिटल ए अगर मुझे बताना है, तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, एकदम आसान सा, जो परसेंटेज और वेट है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट आइसोटॉप का वेट कितना है W1, इसकी परसेंटेज कितनी है X%, प्लस देखो सेकेंड जो आइसोटॉप है उसका वेट कितना है W2, उसकी परसेंटेज कितनी है Y, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। तो X% क्या है तुम्हारा, देखो ये वाला है W1 वेट वाला और Y परसेंटेज किसका है तुम्हारा, W2 वेट वाला। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला हो गया। अब देखना ध्यान से, जैसे मैंने इसमें क्या बोला, इसमें मैंने बोला कि आपको ए के दो ही आइसोटॉप्स हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6 चाहे जितने हो जाए, तो आपको क्या करना है, मतलब अगर मैं इन जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या कर देना, देखना ध्यान से, समेशन कर देना है वेट और परसेंटेज के मल्टीप्लीकेशन का और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, टोटल परसेंटेज। यानी अगर मैं इन जनरल फॉर्म में, है ना, जनरल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है, समेशन फॉर्म में लिखूं तो आपको अच्छे से याद रखना कि एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म यहाँ लिख देता हूं मैं, ये देखो ध्यान से, एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है, ठीक है ना, ये देखो क्या होता है, समेशन, यानी हमें क्या करना है, सम करना है किसके जो है मल्टीप्लीकेशन का, वेट ऑफ आइसोटॉप्स एंड परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, देखो अब आई की वैल्यू जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक चली जाएगी। ऐसे ही देखो अब समेशन क्या करेंगे, आई की वैल्यू फ्रॉम 1 to n और किसका सम हमें करना है, जो कि इनकी परसेंटेज होगी। तो ये है एवरेज एटॉमिक वेट का निकालने का जनरल फॉर्मूला। एक इस पे एग्जांपल कर लिया जाए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास जो है जो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन मतलब आपका एक एलिमेंट आप पता ही है, ये क्लोरीन जो है दो आइसोटॉप्स में रहता है। एक क्लोरीन है तुम्हारा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक ना। अब इसके दो आइसोटॉप बोल रखा है, एक क्लोरीन होता है जिसका 35 वाला और यही क्लोरीन एग्जिस्ट करता है अपने आइसोटॉप्स 37 में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डरिए नहीं, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा। और तुम्हें ये भी दे रखा है कि जो आपका 35 वाला है, ठीक ना, ये वाला जो एलिमेंट है ये नेचर में 75% है और ये वाला जो नेचर में है ये होगा 25%। अच्छा मान लो इसका दिया है, इसका ना दिया है, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है 100, यानी दोनों जोड़ के 100 होना चाहिए। तो ना दिया रहेगा तो 100 में से 75 घटाओगे तब भी कितना आएगा, ठीक है ना, 25%। तो देखो मैंने क्या बोला था, एलिमेंट का आइसोटॉप का वेट पता होगा और क्या होगा उसकी परसेंटेज, एलिमेंट का वेट पता होगा और क्या होगा उसकी परसेंटेज। तो एलिमेंट का वेट परसेंटेज, एलिमेंट का वेट परसेंटेज। अब क्या बताना बोलो, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, तो क्लोरीन का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ये सिंबल होता है, फट से निकाल दीजिए सब लोग
इसको सॉल्व करेंगे 35 इंटू कितना हो गया देखो 75 प्लस क्या हो गया देखो 37 इंटू क्या हो गया देखो 25 और पूरे का डिविजन क्या हो गया देखो 100 यानी 75। मैं अलग अलग लिख देता हूँ देखो x प्लस वाई यानी 75 प्लस 25। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, आप देखिएगा 35.5 क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट होता है। और बहुत सारे लोगों को देखो ये याद भी है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 और एटॉमिक वेट कितना 35.5। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू। तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में हैं। अब ये दो न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं, एक तो जो है वही एवरेज एटॉमिक वेट पे, दो न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरा दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो हो जाए अच्छी बात है। और ये जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है इसका ये होमवर्क है, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन आप जो है व्हाट्सएप करेंगे अगर आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो वीडियो के अगले पार्ट में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जो सॉल्व करेगा, अब भी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन पे अगर होते हैं तो आपको चॉकलेट खिलाता है। तो जो भी आंसर भेजेगा कभी क्लास में अगर मिलेंगे हम लोग तो आपको चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई, ठीक है। चलिए सेकंड हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आसान है, कैलकुलेशन का में जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग शायद सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है ना। हो गया है? अच्छा नहीं हुआ है तो देखिए जरा ध्यान से, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। आपको देखो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बोरॉन, ठीक है ना। तो बोरॉन दे रखा है और बोरॉन के दो आइसोटॉप दे रखे हैं, एक दे रखा है B10 और एक दे रखा है देखो B11। इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट है ये भी तुम्हें दे रखा है, यानी एवरेज एटॉमिक वेट जो बोरॉन का है ये कितना दे रखा है 10.2, ठीक है ना। फिर अब देखिए B10 B11, अब तुम्हें क्या करना है, रिलेटिव परसेंटेज बतानी है ईच आइसोटॉप का। तो हम लोग रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना। इसका परसेंटेज ठीक कितना है वो x है, ये हमने मान लिया बात समझ में। इसकी परसेंटेज कितनी है x के बराबर। तो अब देखो B1 B जो है 11 यानी 11 कितना हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितने होते हैं 100, तो यानी इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100 माइनस x के बराबर। बात समझ में आ गई होगी भाई, दोनों 100 ही होने हैं तो क्या करेंगे 100 माइनस x कर देंगे। B का 11 का और B10 का आपने मान लिया x। इसका एवरेज आपको पता है, तो एवरेज पता है तो जरा फार्मूला लिख दिया जाए, ठीक ना। पहले आइसोटॉप का वेट इंटू उसका वेट, उसकी परसेंटेज, प्लस देखो ध्यान से दूसरे आइसोटॉप का वेट इंटू क्या हो गया उसकी परसेंटेज, यानी 100 माइनस क्या हो गया x और पूरे का डिवीजन, ठीक है ना। आप देखो जरा ध्यान से, पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी कितना हो गया 100। अब यहाँ से आप x को तो सॉल्व कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x मिल गया तो ये परसेंटेज आ गई, 100 माइनस x कर लिया ये परसेंटेज आ गई। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एवरेज एटॉमिक वेट यहाँ का प्रॉब्लम आपसे शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक ना। एक बार वीडियो और रिवाइड कर लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का तरीका। अब हम लोग जो है अगले पार्ट में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। आपको क्या करेगा, कोई एक कंपाउंड दे देगा और फिर बोलेगा इसमें जो है परसेंटेज बताइए हर एक एलिमेंट का, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जरा ध्यान से, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने देखो जो टॉपिक लिखे थे उसमें इसका भी जिक्र किया था, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए देखना ध्यान से क्या है कि आपको, ठीक ना, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, जो भी है तुम्हारे पास, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज गिवन, तो जब आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो देखो हम लोग मान लेते हैं लेट वो जो कंपाउंड है अपने पास वो तुम्हारा कंपाउंड है AX BY और मान लेते हैं CZ, ठीक है ना, हमने ऐसे मान लिया। तो अब इसमें देखो इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट कौन सा है A, एक B और क्या है C। तो तुमसे पूछे इस कंपाउंड के अंदर बताइए एलिमेंट A की परसेंटेज कितनी है, बात समझ में आई, एलिमेंट A का परसेंटेज कितना है। तो देखो जरा ध्यान से, अब जब भी जिस भी एलिमेंट का हमें परसेंटेज बताना है तो हमें क्या करना है, देखो वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी रहेगा उस एलिमेंट का हमें वेट लिख लेना है। वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय
अब देखो ध्यान से, ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो इस जो भी कंपाउंड दे रखा है, ठीक ना, इसके क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी आपका स्पेसिफिक है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में यहाँ से निकाल ही लेंगे, और परसेंटेज करना है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है, वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड या टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू क्या कर देना है अपने को 100। एक चीज और देखो हम लिख सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, वेट को कुछ और तरीके से रिप्लेस मारता हूँ। देखो तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस मोल अगर मुझे पता चल जाए तो मोल का फार्मूला अगर याद हो तो ये क्या होता है, देखो गिवन वेट है ना, गिवन वेट इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, मोलर मास। भाई एटम है ना, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर एटम के लिए लिखना होगा तो एटम लेंगे, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास, ठीक ना, ध्यान से देखना। अब अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एटम का वेट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर एटम के वेट के लिए मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, गिवन वेट ऑफ एटम, गिवन वेट ऑफ एटम, ठीक है ना, याद रखे रहना, और डिवाइडेड बाय देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां से अगर मुझे वेट ऑफ एटम निकालना है तो देखो जरा ध्यान से, वेट ऑफ एटम अगर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो उस एटम का कितना मोल है और इनटू क्या हो गया, देखो ग्राम एटॉमिक मास। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज करके अगर मैं फार्मूला और बोलना चाहूँ तो आप देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, दूसरा फार्मूला परसेंटेज निकालेगा, परसेंटेज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू क्या हो गया, देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल ए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इनटू क्या हो गया 100। तो ये भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला है जिसको आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अब देखो ये जो मोल है, तो मोल मुझे अच्छे से पता, याद करो, ये जो x होता है ये क्या बताता है, यही ना नंबर बताते हैं भाई कितने मोल इसमें। जैसे आप याद करो, मैं आपको क्वेश्चन देता था कि अगर 1 मोल ये मान लो अपने पास H2SO4 है, और ये मान लो बोलता था कि 1 मोल H2SO4 है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होते थे, हाइड्रोजन का नंबर देख के लिखते थे, हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाए 2, सल्फर का मोल पूछू कितना हो गया था 1, और ऑक्सीजन का मोल कितना हो गया था 4। यानी ये जो नंबर है देखो मोल भी होते हैं, तो ये नंबर इनटू जो भी उसका एटॉमिक वेट है, ये नंबर इनटू जिसका एटॉमिक वेट है करके साउंड करते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने परसेंटेज ए निकाली है, ऐसे हम लोग परसेंटेज बी भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज बी अगर लिखूंगा तो आप शायद लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे अगर परसेंटेज में सी लिखूंगा तो परसेंटेज सी भी आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। परसेंटेज ए वाले को मैं थोड़ा और इक्वेट कर दूं और बी सी का आप लिख लीजिएगा। तो परसेंटेज ए अगर मुझे बतानी है कंपोजिशन कितना है, तो देखो ए का मोल कितना हो गया x, इंटू क्या हो गया देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल ए, पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और परसेंटेज में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, के लिए एक ही परसेंटेज है। अगर बी का निकालना है तो परसेंटेज बी देखो क्या हो जाएगा y है ना, इंटू क्या हो गया देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया परसेंटेज बी है ना। परसेंटेज सी निकालने के दो तरीके, देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, सब जोड़ के 100 ही होगा। एक तरीका तो ये है 100 माइनस क्या कर दूं परसेंटेज ए और प्लस क्या कर दूं परसेंटेज बी, इससे भी आंसर आ जाएगा। या चाहूं तो परसेंटेज सी ऐसे भी निकाल सकता हूं, सी के मोल कितने हो गए जेड, इंटू देखो क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल सी, पूरे का डिवीजन क्या हो गया बोलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इंटू क्या हो गया 100। तो ये भी परसेंटेज सी निकालने का फॉर्मूला है। तो आई होप परसेंटेज कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी एक एग्जांपल कर लिया जाए तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए कंपाउंड का गिवन होना जरूरी है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग थोड़ा जो है इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एग्जांपल है, जो भी आप बोले इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी आपके पास एलिमेंट है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन, है ना, आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं Fe2SO4 होल थ्राइस, इस कंपाउंड में आपको सब एलिमेंट का परसेंटेज बताना है। तो देखो जरा ध्यान से,
आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे मान लो परसेंटेज आयरन बताना है, परसेंटेज किसकी बतानी है, आयरन की। तो देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, आयरन के नंबर कितने हो गए, मतलब आयरन का टोटल वेट। तो एक आयरन का 56, दो आयरन हो गए तो कितना हो गया 112। क्या ऐसे समझ लो, या आयरन का मोल इंटू क्या हो गया, देखो आयरन का एटॉमिक वेट 56 डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो देखो टोटल मॉलिक्यूलर मास का हर बार अपन को काम पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पहले एक बार लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। GMM ऑफ किसका बोलो, जो आपको कंपाउंड दे रखा है Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। और इनटू क्या हो गया देखो 100 में, यहाँ पे परसेंटेज आयरन में पहले 56 भी नहीं लिखता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या लिख देता हूँ, आयरन, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम शायद आपको नहीं हो रही होगी। तो हम लोग जरा GMM निकाल लेते हैं, यानी ये वाला डेटा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लो जरा, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 56 प्लस बोलो 3 है ना। अब देखो ये सल्फेट है, तो सल्फर का कितना हो गया तुम्हारा 32 है ना, और ऑक्सीजन का कितना हो गया तुम्हारा 64, भाई 4 है ना, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 112, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा ये 6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है ना। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये टोटल जो मोलर मास आ जाएगा ये आ जाएगा 400 करके, चाहे देख ही लो आप, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 112, और ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया तुम्हारा, ठीक है ना 27, और एक और जोड़ दो कितना हो गया 28। तो जोड़ दो इसको, कितना हो गया देखो 10 हो गया, 9 और ये 10 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो 400 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से परसेंटेज आयरन बता दिया जाए भाई, तो परसेंटेज आयरन अगर मुझे बताना है तो 2 इंटू आयरन का एटॉमिक वेट, क्योंकि यहाँ जो भी डेटा आया ना, तो चाहो इसको लिखे रहो, भाई आयरन का है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अच्छा लिख ही लेता हूँ एक बार। क्या हो गया 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 400 इंटू कितना हो गया 100, ये हो गया परसेंटेज आयरन का। अगला देखो परसेंटेज सल्फर का, तो सल्फर का देखो ध्यान से 3 इंटू 32 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो 3 सल्फर इंटू क्या हो गया सल्फर एटॉमिक वेट 32, और पूरे का डिवीजन कितना हो गया 400 है ना। परसेंटेज के लिए क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। परसेंटेज अगर तुमसे किसका पूछे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बोलो देखो 3 इंटू 64, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 64 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 400 इंटू 100, सबको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, ठीक है ना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया, है ना, ये अक्सर क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम के लिए। यूरिया में सारे एलिमेंट का आपको परसेंटेज बताना है। तो अब देखो जब तक यूरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होगा तभी ये काम पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और आप जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला, क्लास में याद करिए, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सिंथेसाइज्ड बाय पोलर, या वैसे याद करे होंगे ना, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, तो आप आंसर क्या मानते थे यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता था, यूरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता था NH2CO NH2, ठीक है ना, याद आया होगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CO NH2। अब देखो ध्यान से, हमें परसेंटेज अगर बतानी है नाइट्रोजन की, तो परसेंटेज नाइट्रोजन अगर मुझे बताना है तो अब देखो ध्यान से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है सैंपल में डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बोलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो भी किसका यूरिया का, और इंटू क्या हो गया देखो 100। तो ये परसेंटेज नाइट्रोजन, ये वैल्यू हर बार काम पड़ेगी, तो इसको थोड़ा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, देखो जरा से नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14, तो 2 इंटू 14 प्लस देखो ध्यान से क्या हो गया, कार्बन कितना है 8, तो 1 इंटू क्या हो गया तुम्हारा कार्बन, और कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है 8, 1 इंटू कितना हो गया 16, और प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 28, प्लस कितना हो गया देखो 12, प्लस कितना हो गया 16, और प्लस कितना हो गया 4, है ना। डायरेक्ट करते हैं एक ही बार में ताकि हो जाए। तो देखो ये 20 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20, और 20 12 कितना हो गया
बोलो 32 और 32 28 जोड़ दो, ठीक है, तो 3 2 5 1 6 कितना हो गया बोलो 60। याद आया ना? तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, आपको पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को याद भी था, नहीं तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए अब देखो परसेंटेज मुझे किसका बताना है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का वेट कितना है देखो 28, कुछ करना ही नहीं है, 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू क्या हो गया 100, ठीक है ना। तुमसे बोले परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ कितना, तो कार्बन का वेट देखो ये लिखा हुआ है, कार्बन का वेट कितना है 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60 इंटू क्या हो गया 100। सॉल्व हो गया ना सबका? तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमसे क्या पूछ रखा है परसेंटेज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एक ही आइटम है, देखो वेट कितना है इसका 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 60 इंटू क्या हो गया 100। तुमसे पूछ रखा है परसेंटेज हाइड्रोजन, चाहो तो 100 में से ये सब डेटा निकाल के जोड़ के घटा दो, ये आसान है। क्या कर दोगे देखो 4 डिवाइडेड बाई 60 हाइड्रोजन का वेट इंटू क्या कर दोगे 100, ये सब आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और इसमें बड़ी अच्छी पढ़ने को पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, उसको भी थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से पेन और नोटबुक लेके पढ़ाई किया करिए। आप देखिए इसके साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अच्छा आप लिख रहे होंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन जरा करते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे कि जरा इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, इसके जरा हम लोग देखा जाए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो मुझे जो है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, आपको कोई कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो है कैलकुलेट करना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखते रहना, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन मतलब आते हैं मेंस में, तो इसलिए इसको और अच्छे से नीट में जो भी है तो आप अच्छे से इसको देख रहिए, आसान है, कुछ करना नहीं। एक मतलब ऐसे मन से देखो, जैसे मान लो मैं तुमको एक अननोन कंपाउंड दे दूं एक्स, ध्यान से देखना, हमारे पास एक कंपाउंड है और हमें इसका कुछ भी नहीं पता है, कंपाउंड हमें अननोन है, ध्यान से देखना, ये अननोन कंपाउंड है अपने पास, इसको हम लोग नहीं जानते। तो अननोन कंपाउंड को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, एक्स मान लिया। हमने क्या किया, इस अननोन कंपाउंड में, ठीक ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तुम्हें दे दूं, कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट दे दूं मैं, और इसमें क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट, इसका जो है यहां लिख दे रहा हूं मैं, है पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक ना, ऑफ मान लेते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट एच, ठीक ना, मान लेता हूं मैं कैपिटल ए ऑफ परसेंटेज, ठीक ना, एम। ये तुम्हें गिवन रहेगा, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को तुरंत समझ में आएगा तुम्हें। हमने क्या किया कि एक कंपाउंड है तुम्हारे पास, जैसे ऐसे देखो, मान लो ये डस्टर है, ठीक है ना, इस डस्टर में ये एक कंपाउंड हो गया, इसमें हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया। जैसे मान लो हमने ये जो है कॉटन वाला पार्ट है मिटाने वाला, इसका परसेंटेज हमने दे दिया कि भाई ये 5% है और ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमें बताना है इस पूरे डस्टर का वेट मिनिमम कितना हो सकता है, इस डस्टर का वेट मिनिमम कितना हो सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं उस एलिमेंट का पर्टिकुलर परसेंटेज वेट लिखूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपने ये माना है, वेट ऑफ, ठीक है ना, वेट ऑफ कैपिटल ए, ऐसे लिख रहा हूं, कैपिटल ए अगर है तो कैपिटल ए मान लिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट दे रखा है, ये एक्स आपको अननोन कंपाउंड है, ये तो मुझे पता ही नहीं है कितना है, क्या है, और इनटू देखो परसेंटेज में क्या करना रहता है भाई, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को परसेंटेज के लिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से दिमाग लगाइए तो काम बन जाएगा। अब देखो इस कंपाउंड में जो कैपिटल ए है, ये इसका कितना वेट है, ये कहां से लाओगे आप,
भाई इसका वेट कैसे आ जाएगा कि हमें इस एटम का वेट कैसे पता चल जाए। तो ये वेट पता करने के लिए आपको क्या था भाई, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता तो उसमें मोल दिए रहते थे, एटम दिए रहते थे, तो उसके एटॉमिक वेट से मान लो याद करो, मान लो हमने लिया था जो है यूरिया लिया था, मान लो थोड़ी देर पहले NH2CO NH2 था, तो हमें पता था भाई इसमें नाइट्रोजन का वेट बताना था। तो मैंने क्या किया था, नाइट्रोजन के 2 एटम है और एक एटम में वेट 14 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया था 28। हमें क्या इस कंपाउंड में कैपिटल A कितना है ये पता है क्या, हमें ये नहीं पता है, और इसी चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है, हमें इस जो आपका कंपाउंड है इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मिनिमम वेट बताना है। कितना बताना है, मिनिमम वेट हमें चाहिए। तो अब देखना ध्यान से, अगर मुझे मिनिमम करना है तो जो कैपिटल आइटम, जो आपका कैपिटल A एलिमेंट है इस कंपाउंड कैपिटल X में, इसके कम से कम एक एटम तो होने ही पड़ेंगे। भाई कम से कम कितना एटम हो सकता है, एक तो रहना पड़ेगा ना, 0 तो कर नहीं सकते, नहीं तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं तुम्हारा एक की वजह से। तो यानी क्या हो गया, इस जो ये वेट है, इस मिनिमम वेट के लिए अच्छे से याद रखो, इसके मिनिमम वेट के लिए क्या करना पड़ता है, इसके मिनिमम वेट के लिए ऐसे एरो से याद रख के रहना, ठीक ना। एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 एटम हमें ये जो है एज्यूम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ कैपिटल A। अच्छे से याद रखते रहो, इसमें कम से कम एक एटम, ठीक है ना, आपको कैपिटल A लेना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो रही होगी, कम से कम एक कैपिटल A, ऐसे समझ लो 1 मोल कैपिटल A आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से ये दिमाग में बैठा होगा। फिर से समझ लो, मैं पूछूं इस डस्टर में, ठीक ना, हमें जो है ये जो आपका पार्ट है कॉटन वाला, इसकी परसेंटेज में दे दूं, और मैं पूछूं इस डस्टर का पूरा मॉलिक्यूलर वेट बताओ और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो ये पूरा डस्टर इतना बड़ा है जिसमें मान लो एक एटम हम कम मिनिमम बताना है, तो इसको अगर एक मान ले कि एक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम के लिए जिस भी एटम की परसेंटेज अपने को गिवन रहेगा उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि वो भाई 1 मोल है या 1 एटम है, जो भी आप सोचिए, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इस एटम में नंबर से कितने हो गए 1, और इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छे से याद रखे रहना, फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल X मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ कैपिटल A इज प्रेजेंट, ठीक है ना। ये अपने को याद रखे रहना पड़ेगा, इज प्रेजेंट, ये क्या है, अपना एजम्पशन है, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, ये क्या है, अपना एजम्पशन है, ठीक ना, और ये हमेशा करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखना, इसी के पैरेलल में क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन तुम्हारा ये है, कंपाउंड, कोई आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड है कुछ भी है 8% ऑफ सल्फर। ध्यान से देखना, एक कंपाउंड है जिसका जो है सल्फर कितना उसके पास 8% है, ठीक ना। और देन फाइंड, ठीक है ना, आपको बताना है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, लीस्ट मतलब आप जानते हैं मिनिमम, लीस्ट, और ऐसे लिख दे रहा हूं मैं मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एक कंपाउंड कैपिटल कुछ भी है अपने पास, इसके पास 8%, ठीक है ना, सल्फर है, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज सल्फर का फार्मूला लिखते हैं। परसेंटेज सल्फर का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो, वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये जो कंपाउंड है, ठीक ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। आपको पता ही नहीं है क्या है ये गिवन कंपाउंड, ठीक है ना, गिवन कंपाउंड इनटू क्या कर देना है मुझे 100। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में ये दे रखा है सल्फर 8% है, और मुझे वेट ऑफ सल्फर पता नहीं है, और मुझे बताना है, ठीक ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड को हम लोग मान लेते हैं, कंपाउंड बार बार लिखूंगा कौन है ना, ये मान लेता हूं मैं, से X है, तो GMM ऑफ कैपिटल X, और ये भी वैल्यू इसकी मैं क्या लिख दे रहा हूं, देखो, मिनिमम, ठीक है ना। इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग करते हैं, तो वेट ऑफ सल्फर निकाला जाए। अब वेट ऑफ सल्फर ही तो आपको नहीं पता है, तो मैंने बोला था ना, सल्फर का कम से कम कितना एटम मानना पड़ेगा, 1 मोल या 1 एटम, इनटू देखो क्या हो जाएगा,
ग्राम एटॉमिक मास में सल्फर का वेट ऐसे निकलता था ना, कितने एटम है, मोल उसके जितने मोलर मास हो, उसके जितने एटॉमिक मास हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो और इनटू क्या कर दोगे, देखो 100, ठीक है ना, या 1 मोल सल्फर मान के ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट पता चल जाएगा मिनिमम के लिए, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया 8 और सल्फर के एटॉमिक वेट कितना हो 32, और ये देखना ध्यान से क्या हो गया मोलर मास, यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमम ऐसे, ठीक ना, इनटू क्या हो गया देखो 100। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखना ध्यान से, इसका जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा देखो, ये हो गया 32, 8 से डिवाइड कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है वो कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना, 400 ग्राम पर मोल, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर जो है आपको एटम दे देगा, किसकी परसेंटेज इतनी है और उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, तो क्या करना है उस मिनिमम के लिए उस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को एटलीस्ट 1 एटम या 1 मोल जो भी आपको लगे, एटलीस्ट 1 एटम या यहाँ लिख दे रहा हूं और 1 मोल आप इसको मान लेना, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 एटम और 1 मोल। 1 मोल लेके करेंगे तो आंसर जो है ग्राम पर मोल रहेगा, अच्छी बात रहेगी, एटलीस्ट 1 मोल या 1 एटम रहेगा, जो भी आप बोलिए 1 मोल ज्यादा सफिक्स अच्छा है, 1 मोल हमें मानना पड़ेगा, इसके अंदर आपका कैपिटल ए प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 मोल मान के और यहाँ से क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप ये तुम्हें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके अगले पार्ट में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और करेंगे और आपको आगे इसके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।